कुछ पढ़ाई हुआ प्रीवियस क्लास के बाद? सर मेरी तो नहीं हो पाई। ओके। Okay, so before we start the new topic for from today, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेना चाहिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया था. Anyone who can recall what all we have learned in the previous class? So just a second. Okay. So in previous class, Difference between compiler and interpreter. Okay. so in previous class we have learned about programming language, Mm-hmm. its generations, first generation, second generation, third generation. As you have taught in first generation monolithic programming were done, and second generation structured programming, third generation procedural oriented programming. And furthermore, we have studied about C, what is C, how it works, and why we use C. Very good. And then one short program which is to print hello world, Mm-hmm. in which you have taught to the meaning of the statement hatch includes stereo.h, Mm-hmm. which is a header file, and the stereo stands for standard input output. Hatch is the preprocessor directive, and the int main is the starting point for the execution of the program, line program. That much. And at last, you have taught the difference between compiler and interpreter. That was going on actually. Okay. Very good. Very good. Well done. So exactly जिस सीक्वेंस में पढ़ाया गया था, exactly उसी सीक्वेंस में ऋषा ने हम लोग को एक्सप्लेन कर दिया कि what all the topics that we have covered in the previous class. एंड अगर जितना टॉपिक्स उसने जिस तरह से बताया है, आई थिंक अगर किसी को रिकॉल वैल्यू अच्छा है तो वो तुरंत से याद कर पाओगे, हाँ ये सब पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे और क्या क्या बात हम लोगों ने डिस्कस किया था. राइट. सो यहाँ तक में कोई डाउट है, हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करें, आगे कंटिन्यू करें? Yes, sir, you can continue. Very good. So as discussed in the previous class that C is a compiler based language, so we need a software. Okay, हम लोग प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं, for that programming language to be understood we need a compiler, right? Compiler is a software or a software program. So one of the best or the commonly used or widely accepted compiler is the Turbo C compiler, right? Turbo C compiler में हम लोग
प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको बाद में अपडेट्स मॉडिफाई कर सकते हैं। टर्बो सी कंपाइलर में हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करके, रन करके, एग्जीक्यूट करके आउटपुट भी देख सकते हैं। इन केस अगर कुछ बग्स आते हैं, कुछ एरर्स आते हैं, तो उनको हम लोग रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। So it works well, but the only problem with you guys might face while working with Turbo C compiler is that it is a bit slower. वो बहुत ज़्यादा यूजर इंटरफेस उसका इंटरेक्टिव नेचर का नहीं है। Most of the things you have to use through commands or by the use of keyboard. माउस का इंटरेक्शन वहाँ पे बहुत मिनिमलिस्टिक है। You have to understand the behavior, how the things work inside the compiler. तो थोड़ा सा आप लोग को समझने में वक्त लगे, बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू दैट जनरेशन जहाँ पे आप लोग सीधे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ही आप लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पैड्स है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये सारे जो या टर्बो सी कंपाइलर के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, यू हैव टू गेट यूज्ड टू हाउ द कंपाइलर वर्क्स, हाउ टू राइट अ कोड। sometimes you might feel irritating कि ये तो बड़ा स्लो एंड स्लगिश है, इसमें तो माउस भी यूज नहीं कर सकते हैं, इसको क्लोज करने के बाद हम दोबारा स्टार्ट कैसे करें, ये तो एप्लीकेशन मिनिमाइज भी नहीं होता है, और हम रन कर रहे हैं तो हमको सिर्फ आउटपुट विंडो दिखाई दे रहा है, कोड विंडो के लिए हमको फिर आउटपुट विंडो को क्लोज करना पड़ता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि हम लोग कोड विंडो और आउटपुट विंडो को दोनों को पैरेलली देख सकें। व्हाट आई मीन टू से इज दैट जैसे यहाँ पे हमारा कोड विंडो अवेलेबल है इस इंटरफेस में, अभी हम जब प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं तो आउटपुट भी हमको नीचे में ही दिखाई देता है। सो इससे हमको बेनिफिट क्या पहुंच रहा है कि हम सेम टाइम पे आप लोगों को कोड भी दिखा के एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और उसका आउटपुट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बोथ आर विजिबल और हैंडी एट द सेम टाइम, बट दीज फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन टर्बो सी कंपाइलर। सो टर्बो सी कंपाइलर का अपना मेरिट्स भी है और अपने डीमेरिट्स भी है। अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपाइलर्स, compilers हमारे they have to be in accordance with the type of operating system that we are using. For example, usually जो हम लोग पढ़ते हैं, आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर अप करेंगे उसमें जो हम लोग रेंज या वैल्यूज के बारे में आज बात करेंगे, तो वो वैल्यूज जो है वो कंपाइलर स्पेसिफिक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलर स्पेसिफिक? सी, हम लोग जो आज ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, चाहे वो विंडोज 8 हो, 10 हो, 11 हो, वो सारे के भी अगेन वैरायटीज आता है, आइदर 32 बिट या 64 बिट या x64 बिट x86 आर्किटेक्चर पे आता है। तो अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं क्या 32 बिट क्या है और 64 बिट क्या है। ये जो बोला जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है 32 बिट का है या 64 बिट का है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट कि एक वर्ड जो लिखते हैं हम लोग, एक सिंगल वर्ड जो लिखते हैं, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, ऑफ 32 बिट या ऑफ 64 बिट, डिपेंडिंग अपॉन जो वहां पे साइज लिखा हुआ है। So if my operating system is of 32 bit size, इसका मतलब है एक सिंगल वर्ड जो हम लोग ले सकते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, दैट कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 32 बिट्स। और वही अगर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहां पे एक सिंगल वर्ड कैन बी ऑफ अ मैक्सिमम साइज ऑफ 64 बिट, नॉट मोर देन दैट। अब ये 32 बिट 64 बिट क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आया, ये रिलेशनशिप कहाँ से आया। थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल जाते हैं, ठीक है, और इसका रिलेशनशिप आपको बाइनरी कन्वर्जन जहाँ पे है वहां पे रिलेटेबल लगेगा, बट आई थिंक बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वन मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। कल को कोई पूछ दे तो ये नहीं हो कि अरे ये तो किसी टीचर ने कभी हमें पढ़ाया ही नहीं, कभी हम लोग जानते भी नहीं थे या बुक्स में नहीं देखे थे। तो फॉर दैट सेक ऑफ थिंग्स आप लोगों को ये चीज एटलीस्ट नॉलेज में होना चाहिए। नाउ थिंग इज दैट हम लोग लास्ट क्लास भी पढ़े थे, कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज ओनली एबल टू अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, है ना। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस, है ना, जीरोस एंड वंस। आप इनका कॉम्बिनेशन ले लीजिए किसी सीक्वेंस में तो हमारा बाइनरी लैंग्वेज बन जाएगा ना। सो स्मॉलेस्ट जो हमारे पास वैल्यूज या स्टोरेज कैपेसिटी जो मिल सकता है वो होता है 1 बिट, ठीक है ना, 1 बिट, उससे छोटा तो और कुछ है नहीं हमारे पास। 1 बिट का मतलब क्या है, उस स्पेस में आइदर यू कैन पुट अ सिंगल 0 और यू कैन पुट अ सिंगल 1। तो ये 1 बिट का हमारे पास एक मेथड या सिस्टम बन गया।
अगेन ये रिलेशनशिप को अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज 1 निबल. ठीक है, 1 निबल. Similar to that, a combination of 8 bits is known as 1 byte. ठीक है, सिमिलर टू दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बिट्स, अगर आपके पास 16 बिट्स का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 वर्ड. वर्ड. Then if we have 32 bits, so this could be 1 long word. ठीक है, और इसी को अगर हम 64 बिट्स बोलते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1 वेरी लॉन्ग वर्ड. ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि सर इसको और डबल करें तो 1 वेरी वेरी लॉन्ग वर्ड वैसा कुछ हो जाएगा. ये हमारा यहाँ तक लिमिटेशन एक आता है. ठीक है, तो इसमें से शायद आप लोगों को ये पता हो कि 1 बाइट क्या होता है और ये बिट्स एंड बाइट्स का रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट इसी को हम लोग जब एक्सपैंड करते हैं 64 को आप डबल अप करते हो, देखो हो क्या रहा. 4 को हमने डबल किया 16, फिर 32, हम लोग डबल अप करते जा रहे हैं. तो 64 के बाद हमें क्या मिलेगा? मोस्ट लाइकली गोइंग टू गेट 128, राइट. इसके बाद हमें क्या मिलेगा? काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन. इसको हम लोग डबल अप करने वाले हैं. लेट मी नो व्हाट इज द नेक्स्ट सीरीज वैल्यू. So 256. 256. हाँ, रवि नेक्स्ट वैल्यू बताओ. नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा? 516. हाउ मच? 516. 512 आई थिंक सो. ठीक है, आप एक बार डबल अप करके देख लीजिए. 512 और इसको डबल अप करेंगे तो क्या मिलेगा ऋषा? So 1024. 1024, right. So once we reach up to this part 1024 bits is equal to 1 kilobyte, 1 KB. हम लोग पढ़ते हैं ना, KB है, MB है, GB है, TB है, फिर उसके आगे PB है. ये रिलेशन यहीं से निकल करके आया है. वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक बाइनरी जीरोस एंड वंस. 4 का कॉम्बिनेशन बना, 8 का बना, डबल अप करते हुए गए और इसको जब हम लोग आगे पहुंचाते हैं तो 1024 बिट्स जो हमारे पास आता है वो हमारा 1 किलोबाइट होता है. इट्स वेरी मच सिमिलर टू 1 liter is equal to 1000 milliliter, 1 kilometer is equal to 1000 meters. तो ये बस वही तरह का कन्वर्जन है. बट द ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे हम लोग 1000 से नहीं करके 1024 पे आके पहुंच रहे हैं. एंड देयर इज अ वेरी वैलिड रीजन टू दिस कि सर 1000 से नहीं रिलेट करके आप 1024 पे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पे नहीं काम करके हम लोग बाइनरी पे रिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना. तो बाइनरी पे रिलेशन का मतलब हो गया it has to be in the order of 2 to the power something, 2 to the power n. so अगर कोई कैलकुलेशन मैथ्स थोड़ा बहुत जानते हो तो बता सकते हो 1024 बिट्स जो है 2 to the power कितना होता होगा? थोड़ा कैलकुलेटर में कोई कैलकुलेट करके देखिए 2 to the power कितना करने से 1024 मिलता है. 2 to the power. Ravi, your voice is not clear. I think you should write it in the chat box. Deepak, from your side, any answer? Yes, sir. 2 to the power हम कितना लिखेंगे कि 1024 हमको मिल जाएगा वैल्यू? पता नहीं सर.
पता नहीं तो पता हेलो। वही करना हम लोग को मिल करके ना। यस सर, यस करता हूँ। तो आप अपना कैलकुलेटर निकालिए मोबाइल में या कैलकुलेटर है तो लेट्स से फॉर हाँ एग्जांपल सर। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं 2 टू द पावर 2 है ना, 2 रेज टू 2 2 गिव्स से अस 4 4। है ना, ये हम लोग को पता है। तो उसी तरह से हम मान लो 2 टू पावर 6 चेक करते हैं, तो 2 रेज टू 6 कितना मिलता होगा, या 2 रेज टू 8 करके देख लो, या 2 रेज टू 10 करके देख लो। ऋषा एनी आइडिया? 1024 is equal to how much? 2 to the power how much? Sir, 10. 2 to the power 10। ठीक है, सबको एक बार वेरीफाई कर लें, ना मेरी बात पे यकीन करें ना किसी दूसरे की बात पे। आप लोग सबको कैलकुलेटर निकाल करके मोबाइल में 2 to the power 10 कर लीजिए, पता चल Sir, जाएगा। there is no need of calculator actually. In ओके। series which you have written 4, 8, 16, we know 2 to the power 2 is 4 and या 2 to the power 3 is 8. And we can simply count 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 to the power वेरी गुड 10, 10. वेरी गुड वेरी गुड एग्जैक्टली। अदर यहाँ पे हम लोग 2 to the power 2 to the power 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 to the power 10 पे चल रहे हैं। वेरी वेल सेड। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं था, बट फॉर द सेक ऑफ इट कि हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं ताकि याद रह जाए। तो अब चलो एक तो शॉर्टकट यहाँ से पता चल ही गया कि जो भी हम लेफ्ट साइड में वैल्यूज लिखे हैं 4 बिट्स 8 बिट्स 16 32 64 ये सारा हमारा क्या है, ये 2 रेज टू समथिंग है। ठीक है, तो 2 raised to 10 gives us 1024 bits which is again turning out to be 1 kilobyte। अगेन किलोबाइट से मेगाबाइट जाएंगे तो अगेन 1024 उसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द सीरीज विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ठीक है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट मैथ्स नहीं, आप घर में खुद से बैठ के पेन पेपर पे इवैल्यूएट करके थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आपको ये रिलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बस ये रिलेशन समझना कि है क्या चीज। जिनको ये रिलेशन समझ में आ जाता है वो लोग साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के साइड में बहुत अच्छा काम करके जाते हैं। ठीक है, सो आपका अगर किसी का इंटरेस्ट है कि हम एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग इन सब चीजों की तरफ हम अपने करियर को डाइवर्ट करते हैं तो आपको बिट्स बाइट्स का रिलेशन समझ में आना चाहिए और हम लोग जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ डेटा बिट्स डेटा पैकेट्स वो कैसे होता है। ठीक है, नेवर माइंड। तो ये एक फैक्टर एक एस्पेक्ट निकल करके आया। नाउ तो फाइन, तो हम लोग जब कंपाइलर के बारे में बात करते हैं तो अगेन वो 16 बिट है या 32 बिट है तो इस पे बहुत ज्यादा रिजल्ट वेरी करता है बिकॉज द टाइप ऑफ वेरिएबल्स और द टाइप ऑफ वैल्यूज वी टेक इनसाइड अ वेरिएबल एंड इट्स रेंज कि एक इंटीजर टाइप का वैल्यू जो हम लोग कंसीडर करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का वैल्यू जो हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर हम कितना बड़ा कितना बड़ा मैक्सिमम नंबर या वैल्यू ले सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल साइज। इसका मतलब कि हम एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ पाई है ना 22/7 होता है, बचपन से हम लोग मैथ्स में यूज कर रहे हैं। ना तो हम लोगों ने कभी इसको क्वेश्चन किया कि 22/7 ही क्यों होता है और ना ही हमने ये भी कभी क्वेश्चन किया कि 22/7 को हमेशा 3.14 पे ही लाके क्यों रख देते हैं, बिकॉज अगर आप उसको इवेल्युएट करने जाओ स्ट्रिक्टली तो वो 3.1417 करके और आगे तक जाता है, 20-22 डिजिट, वो नेवर एंडिंग है। पाई का वैल्यू अभी तक भी वो कैलकुलेट हो ही रहा है कि आगे कहाँ तक जा रहा है और ऐसा भी नहीं है कि पाई का वैल्यू जो है वो रिकर्सिव वे में है ताकि हमको पता चले अच्छा ठीक है 5 के बाद वो फिर रिपीट करता है उसी सीक्वेंस को तो हम लोग एक जगह पे रोक सकते हैं। सो आज अगर आप बैठोगे 22/7 लेके इवेल्युएट करने, शायद आपके घर में जितने कॉपीज हैं वो खत्म हो जाए लेकिन उसका एक्चुअल रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 22/7 जिसको हम लोग बचपन से 3.14 हमको बुक में मिला, टीचर्स ने पढ़ाया, हम लोग वैसे ही एक्सेप्ट करके चलते बने। बट उसके बियॉन्ड भी तो रेंज था ना, 3.14 के आगे भी वैल्यूज थे, उसे हम लोगों ने कंसिडर क्यों नहीं किया। तो या तो हमारे लिए बेसिक मैथ्स में उतना ही जरूरत था, सफिशिएंट लगा हम लोगों को, किसी ने बोला कि भाई इतना सफिशिएंट, इतना में काम कर लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट तक सफिशिएंट है, आप उतना में काम कर लो।
तो हम लोग उतना में काम कर रहे हैं, बट द थिंग इज दैट वो वैल्यू वहां पे खत्म नहीं हो रहा है, उसके बियॉन्ड भी है। तो हम कहाँ तक का वैल्यू को ले जाके इवेल्युएट करेंगे? तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कंपाइलर, ठीक है ना। तो जनरली जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, जो इंटीजर का रेंज, फ्लोट का रेंज, डबल का रेंज या डेटा टाइप्स का रेंज जो पढ़ते हैं, तो वो रेंज टोटली आता है हमारे कंपाइलर के साइज। बुक्स में आपको जो रेंज मिलेगा, स्पेशली जब हम सी पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा 16 बिट कंपाइलर के स्पेसिफिक में रेंज मिलता है, ठीक है ना। 16 बिट कंपाइलर का मिलता है, भले ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का हो, भले ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का हो, लेकिन उसमें आप कंपाइलर अगर 16 बिट का लगा रहे हो, तो उसके अकॉर्डेंस में ही वो रिजल्ट या डेटा वैल्यूज को एनालाइज करेगा, इवेल्युएट करेगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए कि हमारा जो भी वैल्यू इवेल्युएट हो रहा है, दैट इज इन relationship with the current or existing compiler that we are using on our system. अब ये एक एक्सेप्शन आ गया कि सर आप तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले सर्वर बेस्ड सिस्टम पे, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो इसका क्या इवेल्युएट होगा? तो ये भी तो किसी कंपाइलर से ही जुड़ा हुआ होगा ना, सर्वर पे वो कंपाइलर असेंबल्ड होगा और वो इवेल्युएट कर रहा होगा, कन्वर्ट कर रहा होगा, अदरवाइज और कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर ऐसा होता कि हम इस एप्लीकेशन को नेट के थ्रू एक्सेस कर लिए, उसके बाद हम नेट कैंसिल करके, नेट को डिस्कनेक्ट करके हम ये रिजल्ट या कोड लिख करके हम रन करते, तो मेरे सिस्टम में आउटपुट दिखा देता। बट ऐसा पॉसिबल नहीं, क्यों? क्योंकि सर्वर साइड में ही उसका कंपाइलर असेंबल्ड है। तो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये इंटरफेस बचा, जिसमें हम कोड लिख सकते हैं, और हम वहां पे बटन्स क्लिक करने पे वो क्या करेगा, पहले कंपाइल करके चेक करेगा, जहां जहां पे एरर है बताएगा, और जहां पे टिकता है कि इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो आउटपुट जनरेट कर देता है। काम लगभग वैसा ही कर रहा है, बट यहाँ पे यूजर के ईज ऑफ यूज, ईज ऑफ एक्सेस को ध्यान में रखते हुए वो कंपाइलेशन करना, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वो दूर कर दिया, हटा दिया है। अदरवाइज आप बाकी सारा काम वैसा ही कर रहे हो जैसा आप एक टर्बो सी कंपाइलर या दूसरे आज के किसी दौर के कंपाइलर पे आप काम करोगे। सो टर्बो सी इज वन सच सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और कंपाइलर on which you must definitely give it a try कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करें, और उसमें प्रोग्राम्स को रन कैसे करें, सेव कैसे करें, सेव करने के बाद हम उसको दोबारा से एक्सेस कैसे करें, हमको याद रखना पड़ेगा या कोई और मैकेनिज्म है। तो बहुत सारी चीजें जिस पे आपको उस पे वर्कआउट करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हो गया टर्बो सी कंपाइलर के बारे में। व्हाट आर द अदर थिंग्स डू वी हैव? अभी जो सबसे पॉपुलर जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, दैट इज विजुअल स्टूडियो, VS कोड एडिटर। VS Code gives us an IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. Once again, IDE stands for Integrated Development Environment. अब ये IDE क्या है? एक ऐसा सिनेरियो, जैसे मैंने टर्बोसी के बारे में बताया कि आप कोड लिखते हो, लेकिन वहां पे आउटपुट आपको किसी और विंडो में दिखाई देता है। अगेन, आउटपुट के साथ अगर आप कोड विंडो देखना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों में से कोई एक टैब पे रहना पड़ेगा, इधर आप कोड देख पाओ या आउटपुट देख पाओ। अगेन, वहां पे इंटरेक्टिविटी का थोड़ा सा इश्यूज है कि वहां पे आप माउस बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम वहां पे काम करने का नहीं दिया है, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो ये सब उसके अपने एनवायरनमेंट सेटअप है। उसी तरह से हम लोग को आईडीई में बहुत फ्रीडम मिलता है कि हम लोग उसका स्क्रीन का स्ट्रक्चर चेंज कर पाए, क्या क्या स्क्रीन पे हमको रियल टाइम पे देखना है, हम उस उन कंपोनेंट्स को अपने पास रेडिली रख पाए। कोड विंडो और आउटपुट विंडो साथ में कितने स्प्लिट स्क्रीन पे होंगे वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आउटपुट देखते देखते हम कोड को एक्सप्लेन करना या मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। दोबारा से हम सेव करके रन करेंगे तो तुरंत से आउटपुट में भी वही चेंज रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन डू, बट अगर इसको आईडीईज को अगर एक प्रॉपर वे में डिफाइन किया जाए, सो देयर आर 4 एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू अ प्रोग्राम। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोडिंग। आप प्रोग्राम लिखते हो, सोर्स कोड आप लिखते हो, ठीक है ना। सो द थिंग्स दैट वी आर राइटिंग आर नोन एज सोर्स कोड। नेक्स्ट बिग थिंग इज
कोड करने के बाद वी कंपाइल इट और इंटरप्रेट इट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइदर कंपाइलर कंपाइल करेगा, इंटरप्रेटर तो इंटरप्रेट करेगा। सो वी कंपाइल द प्रोग्राम। कंपाइल करने के लिए, कंपाइल जब करते हैं तो वहां पे हम लोग दो चीजों के लिए कंपाइल करते हैं। कल भी हम बताए थे, फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। कंपाइलर हम लोग यूज करते हैं दो प्राइमरी चीजों के लिए। पहला है टू फाइंड आउट द सिंटैक्टिकल एरर्स, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है आपके सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में। सिमिलर टू दैट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, तरीका है, ढंग है लिखने का। अगर उस ढंग को आप फॉलो नहीं करते, उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो डेफिनेटली वो एरर देगा। तो कंपाइलर का काम है इस टाइप के एरर्स को देखना। अगर एरर नहीं दिखता है तो क्या करता है, उस सोर्स कोड को वो ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड में, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइल करने के बाद वी आर रेडी टू एग्जीक्यूट, है ना, रन करना है अपने प्रोग्राम को टू गेट द आउटपुट। अगेन कई बार ऐसा होता है रन करने टाइम, है ना, एक तो कंपाइल टाइम एरर आया, दूसरा होता है रन टाइम एरर। ठीक है, सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ दिख रहा है, सही है, सेमीकोलन जहां चाहिए था दिए हम लोग, ब्रैकेट्स जहां चाहिए था सही लिखे, कैपिटल लेटर्स जहां लिखना था वहां कैपिटल लिखे, मतलब जो रूल्स बोला गया था उसको हम लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो कंपाइल में तो कोई एरर नहीं आया। लेकिन जब हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तब हमको एरर जनरेट करके दे रहा है। इसका मतलब है क्या, कि हमारे लॉजिक में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो वो लॉजिकल एरर दे देगा। सो वन थिंग इज द सिंटैक्टिकल एरर, अनदर थिंग इज द लॉजिकल एरर। जहां आपके लॉजिक में मिस्टेक है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो पहला कि वो कोड रन कर जाए और इनकरेक्ट आउटपुट दे दे। आपने एक्सपेक्ट किया था कि 22 मिलता है एज एन आउटपुट फॉर एग्जांपल, बट वहां पे मिल रहा है 2 2 5 6 9, ऐसे करके मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं, डिफरेंट, टोटली डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। सो व्हाट यू एक्सपेक्टेड एंड व्हाट यू आर गेटिंग इन रियलिटी आर नॉट मैचिंग विद ईच अदर। तो इसका मतलब है आपके लॉजिक में कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो उसको डीबग करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर एरर आया है तो आपको उसको डीबग करना पड़ेगा, डीबगिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डीबग करना, डीबगिंग करना। डीबगिंग करने का एक एग्जांपल कोई बता पाओगे, कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल जहां पे आपने देखा हो कि डीबग होता है या डीबगिंग? एनीवन? So what is debug? द technique of finding a bug in a program and rectifying that bug to get the correct output is known as debugging. एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, इट माइट नॉट बी रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट एक लॉजिकल वे में इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अच्छा बग्स ये हो जाता है। लेट्स से कि एक नया टीवी परचेज करके लाते हैं हम लोग, ठीक है, और अपने इंस्टीट्यूट में लगाते हैं, उसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए। टीवी के साथ एक बेसिक सा रिमोट भी दिया था। रिमोट में आप लोग सबको बचपन से देखे होंगे कि दो बहुत इंपॉर्टेंट बटन्स होते हैं, एक जिसमें चैनल का प्लस और माइनस रहता है, मतलब आप चैनल आगे या पीछे मूव कर सकते हो, और दूसरा वॉल्यूम का रहता है जहाँ पे प्लस और माइनस रहता है, प्लस दबाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, माइनस दबाने से वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड चीज है, सबको पता है, देख के जब जानते हैं समझ में आता है कि यही दो, बट यही चार बटन है जिसको हम मोस्ट कॉमनली या मोस्ट वाइडली यूज करने वाले हैं, और इसका पर्पस क्या है सबको पता है। बट इमेजिन कि आपने टीवी ऑन किया और आप चैनल प्लस दबा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम प्लस दबा रहे हो तो चैनल चेंज हो रहा है। ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, इमेजिन। तो बटन दबाने से काम तो कर रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, बट क्या वो डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है? नो, वी वर एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट एंड इट इज गिविंग अस सम अदर रिजल्ट। चलो ठीक है, भले आपको ये रिलेशन समझ में आ गया कि भाई बटन्स का हेर फेर हो गया है, वो कनेक्शन करने में आगे दाएं बायां कर दिया होगा, जिसके चलते ये प्रॉब्लम है। अब इसको क्या रेक्टिफाई कराने जाए, हम अब हमेशा से क्या करेंगे, हमको समझ में आ गया रिमोट मेरा, टीवी मेरा, भाई हम चैनल की जगह वॉल्यूम कर देंगे तो वॉल्यूम चैनल चेंज होने लगेगा, और वॉल्यूम बटन प्रेस, चैनल बटन प्रेस करेंगे तो मेरा वॉल्यूम चेंज होने लगेगा। तो ये बात है कि आपने खुद से समझ के एक्सेप्ट कर लिया और उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग यूज्ड टू इट। बट क्या वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कंसीडर करके ये एक्सेप्टेबल बन रहा है क्या? नहीं। ठीक है, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ बग,
और उसी तरह से और भी बहुत सारे बग्स आते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड जब हम लोग डालते हैं तो उसमें भी कई बार छोटे छोटे बग्स रह जाते हैं। और जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फेसबुक, द गूगल्स एंड ऑल द मेजर कंपनीज, आईटी कंपनीज, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे वो लोग एप्लीकेशंस चलाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर उनके सर्विस प्रोवाइड स्कीम में अगर कहीं पे कोई मिस्टेक, एरर कुछ दिखाई देता है किसी को, और अगर उस लूप होल को अगर कोई रेक्टिफाई करने में उनकी मदद कर दे, तो उनको बग बाउंटी प्रोवाइड किया जाता है, उनको इनाम मिलता है। ठीक है, अब वो इनाम कुछ हजार रुपए से लेकर के कुछ लाख रुपए तक हो सकता है। वो इनाम आपको इन द फॉर्म ऑफ जॉब हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ एनी अदर बेनिफिट्स हो सकता है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने हिसाब से देना चाहता है। तो उसका हम लोग बोलते हैं बग्स बाउंटी, है ना, बग बाउंटी है, बग्स बाउंटी स्कीम। फेसबुक का आप लॉगिन जब करते हो, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, किसी यूजर ने या किसी बग हंटर ने आई थिंक अराउंड 2-3 साल पहले एक छोटा सा सिली मिस्टेक उनके लॉगिन स्क्रीन पे देखा। ठीक है, उनके लॉगिन स्क्रीन पे एक छोटा सा बग फाइंड आउट किया कि सर किस ये कुछ इस स्टेप्स को अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो आपका सिस्टम ना ऑटोमेटिकली लॉगिन ले लेता है, या मेरे गूगल के डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होकर के वो एक्सेस कर दे रहा है, कहीं से वो चैनल को बाईपास करके लॉगिन कर दे रहा ऑटोमेटिकली। कुछ इस तरह का वहां पे इश्यूज था। इशू तो बता दिए, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट हाँ ठीक है, आपने एक टास्क अचीव किया है। अगर आप उसका सॉल्यूशन भी बता पाते हो कि सर ये प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन ये रहा, अगर पॉसिबल है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड एंड टेस्टेड वे में एग्जीक्यूट करके देखता है, थॉरोली इन्वेस्टिगेट होता है कि वाकई जो बोल रहा है वो एरर है या नहीं, या वो बग है या नहीं। अगर है तो उसको रेक्टिफाई करने का व्हाट आर द पॉसिबल वेज। अगर सबसे बेस्ट पॉसिबल वे अगर वो आदमी ही खुद बता रहा है, then it's very fine. The organizations welcome the idea, the organizations accept their uh, changes, and they also provide bounties, मतलब इनाम भी उन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब है। तो ये 4 ऑपरेशन जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, कोडिंग, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन एंड डिबगिंग, ये 4 ऑपरेशन एक साथ आपको एक ही एनवायरनमेंट में दिख जाए, तो वैसे एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आई राइट इट डाउन। ठीक है, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो विजुअल स्टूडियो या VS कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, VS कोड एडिटर इज वन सच IDE, जहां पे आप ये चारों काम एक एप्लीकेशन डेवलप करने के रिगार्डिंग जो चाहिए, वो ये चारों इंपॉर्टेंट काम वहां पे हो सकता है। But the only thing with VS Code editor is that वो ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस को रन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को, यू हैव टू सिंपली स्टार्ट विद सेविंग द फाइल एज, आप जिस एक्सटेंशन से उस फाइल को सेव करोगे, लेट्स से abc डॉट जावा, या राशिद डॉट सी, दीपक डॉट सी, ठीक है ना, ऋषा डॉट CPP, jits.py। ठीक है, तो जिस एक्सटेंशन से आप सेव करते हो, उस एक्सटेंशन के रिगार्डिंग आपके IDE में एक्सटेंशन फाइल्स होने चाहिए। ठीक है ना, एक्सटेंशन फाइल्स होने चाहिए, तभी जाकर के वो क्या करेगा, उस लैंग्वेज को समझ करके, उसको इंटरप्रेट करके, उसको कंपाइल करके, ट्रांसलेट करके आउटपुट जनरेट कर पाएगा। सो आप लोग के लिए आज एक टास्क हम दे रहे हैं, स्पेंड 2 to 3 days ऑन इट। क्या है टास्क? ये है कि आप लोग अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है, उसमें टर्बोसी कंपाइलर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखो। ठीक है, यू स्टार्ट विद टर्बोसी कंपाइलर, उसमें काम करके देखो, और साथ में पैरेलली VS कोड एडिटर अगर किसी के पास है तो उसमें देखो कि सी का हम लोग
सेटअप कैसे कर सकते हैं. So these are the two big challenges for you all. सर मैंने VS कोड डाउनलोड किया लेकिन कंपाइलर जो रहता है वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा सही से. हाँ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें बहुत मेहनत करो, क्योंकि Yes, एक sir. बार जब आप सीख गए और समझ गए तो आपको जिंदगी भर कभी वो भूलोगे नहीं. इट वुड बी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर मी कि हम एक सेशन यहाँ पे रखें और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके दिखा दें. Yes. बट वो होता क्या ना, हम लोग वही यूट्यूब जैसा रह गया कि देख लिए, याद रहा, फिर अपने से ट्राई किए तो भूल गए. लेकिन जब आप उसको फर्स्ट टाइम अपने से रन करके देख लोगे या एग्जीक्यूट कर लोगे, आपको हर एक स्टेप याद हो जाएगा. सर मैंने उसका कंपाइलर डाउनलोड भी किया था, मिंग्स डब्ल्यू करके ऐसा कुछ था, और हाँ. पाथ में जाने के बाद उसको ऐड भी करना होता है, तो ऐड भी किए बट हुआ नहीं. ये 2 से 3 बार कर चुके हैं लेकिन फिर भी मतलब जो प्रोग्राम रहता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा उसमें. अच्छा अच्छा अच्छा. तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, शुरू से VS कोड को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं, या वेरिएशन वर्जन्स में कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, मे बी, आई एम जस्ट गेसिंग इट आउट, ये एक प्रॉब्लम हो Yes, sir. सकता है. उसके हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि हम लोग को क्या क्या करना है. ठीक हाँ, है. तो सर जो VS कोड रहता है वो लेटेस्ट वाला डाउनलोड करेंगे ना, इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं फिर. हाँ हाँ हाँ, लेटेस्ट करके देन गो सीक्वेंशियली सीरियली कि उसमें हम लोग को GCC कंपाइलर चाहिए है. ठीक है, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा क्या है. राइट. So very well done, Deepak. At least you have tried it by yourself. Yes, sir. But I would suggest everyone. ये हम strictly अपने students को recommend करते हैं. आपके पास भले जितना भी अच्छा latest high tech compiler क्यों ना आ जाए, IDE क्यों ना आ जाए, you must always start with the Turbo C compiler. अब जब तक उसको हार्ड कोड खुद से लिखना नहीं सीखोगे, VS कोड और ये सब में फायदा क्या होगा हम बता रहे हैं. सी व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट. अभी देखो यहाँ पे हम कोड के अंदर आए. आई प्रेस एंड स्टार्ट राइटिंग समथिंग. सो व्हेन आई प्रेस अ पर्टिकुलर लेटर, उस लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अवेलेबल हैं सी के रिगार्डिंग इस कंपाइलर में, वो हमको ऑप्शंस दे देता है. हमको printf चाहिए था, आई प्रेस P, printf का ऑप्शन वहां पे आ गया, आई प्रेस एंटर. तो ये बहुत हम लोग को क्या बोले, सीखने के पर्सपेक्टिव से ना थोड़ा सा आई थिंक कि हम लोग को अवॉइड करना चाहिए इनिशियल डेज में. हाँ, वंस यू गेट होल्ड ऑफ कि हाँ हमको टर्बोसी पे काम समझ में आ गया सर, लेकिन बहुत स्लो है, आई वांट टू स्विच टू सम बेटर कंपाइलर, देन आप तुरंत से स्विच करो VS कोड में, आप तुरंत से स्विच करो दूसरे किसी भी कंपाइलर में जो सी का लोड या सी के लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके और उसका आउटपुट जनरेट कर सके, देन आप यूज करो. So by the time we conclude, at least come to the conclusion of C programming, I expect सबके सिस्टम पे मिनिमम या सबको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई टर्बो सी कैसे काम करता है और उसका इक्विवेलेंट IDE कौन सा है. आपने तो सर एक बता दिया VS कोड एडिटर, उस तरह से और भी आते होंगे. सी फ्री है, कोड ब्लॉक्स है, ऐसे करके और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में. तो थोड़ा बहुत रिसर्च आप लोग भी कीजिए, कम विद अ बेटर सॉल्यूशन. हो सकता है दीपक को पसंद आया होगा भाई कि VS कोड एडिटर पे हमको कंफर्ट है, ऋषा को किसी और जगह पे सही लग रहा होगा, किसी और स्टूडेंट को किसी और एप्लीकेशन पे सही लग रहा होगा. ठीक है, इज इट क्लियर ऋषा? Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ये हो गया कंपाइलर के बारे में, बहुत एक्सटेंसिवली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. IDE के बारे में भी हम लोगों ने बता दिया. नाउ as discussed in the previous class, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं. तो रिमेंबर कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको वाकई चाय बनाना अगर बहुत आसान लगता है तो प्रोग्राम बनाना भी उतना ही आसान सा काम है. एक चाय बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए. व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट वी रिक्वायर टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी? दीपक, Yes, sir. चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताइए. पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध. फाइन, ठीक है. ये these are the minimum basic requirements that we require to prepare a cup of tea. Now ये सब चीज आ गया हमारे पास. ऋषा, अब आप प्रोसीजर बताओ. इंग्रेडिएंट्स तो हम लोगों ने ले आया, प्रोसीजर बताओ, हाउ टू प्रिपेयर अ गुड कप ऑफ टी. Okay.
पहले पानी में दूध डालते हैं, पानी और दूध को डालते हैं, अब उसमें पानी की क्वांटिटी कम होती है और फिर उसको उबालते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, फिर उसको उबालते हैं, चाय बन गया। इज इट इनफ? हो गया? हाँ, दीपक, ये इंस्ट्रक्शन सही तरीके से मिला? हम लोग इसमें एक अच्छा चाय बना पाएंगे क्या? सर उतने बेटर तरीके से तो नहीं बनेगा। ओके, आप बताओ क्या इम्प्रूव करना है इसमें? सर पहले तो दूध गर्म करेंगे, फिर उसके बाद पानी डालेंगे, फिर चाय पत्ती, चीनी और जैसे इलायची रहता है सर, इलायची और कुछ इंग्रेडिएंट्स रहेंगे तो और बेटर बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी सबको आइडिया हम लोग को लग गया कि इतना सामग्री चाहिए और इसको इस प्रोसेस में हम लोग चलाते हैं तो एक अच्छा कप ऑफ टी हम लोग को मिल सकता है। फाइन, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू सिनेरियोज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे अब देखो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ कैसे शिफ्ट करेंगे। सामग्री मेरे पास सब कुछ रेडी अवेलेबल है। सुबह हम उठे, थोड़ा सा उठने में लेट हो गया, तो अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि हम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके हम चाय पी पाए, बना पाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अपने मुंह में डाल लिए हैं। 1 कप गर्म पानी, 1 कप हल्का सा दूध, चाय पत्ती, चीनी सब अपने मुंह में डाल लिए और गुड़ 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 करके पी गए। इस सोच के साथ कि भाई पेट में जाएगा सभी एक जगह पे और पेट की गर्माहट से वो चाय बन जाएगा अंदर में। तो क्या ये सही प्रोसीजर था एक चाय बनाने का, ऋषा? तो जो अभी आपने बोला वो हाँ, लाइक आपके पास वक्त नहीं उतना कि आप चाय गरम, दूध गरम करो, चीनी चाय पानी गरम करो, फिर उसमें चाय पत्ती डालो, रंग निकल करके आए, फिर चीनी स्वाद अनुसार डालो। तो आपने क्या किया, सभी चीज को मुंह में डाल लिया, आधा आधा, चाय पत्ती भी डाला, चीनी भी डाला और आपने पी लिया उसे वैसे ही। तो क्या वो चाय का मजा देगा प्रॉपरली? नहीं सर, नहीं नो। देगा। ठीक है, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में आते हैं। थैंक यू। सेकंड सिनेरियो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट डे आई वेक अप। सुबह उठे, छुट्टी का दिन है, पूरा फुर्सत ही फुर्सत है, आज तो दिन भर चाय ही बनाते रहे। बट वंस व्हेन आई गो टू द किचन आई रियलाइज कि वहां पे ना कुछ इंग्रेडिएंट्स कम है। फॉर एग्जांपल, या तो चीनी कम है या नहीं है, चाय पत्ती कम बचा है, दूध नहीं है। तो कोई एक इंग्रेडिएंट कम क्वांटिटी में मिल जाए या मिसिंग हो जाए, तब भी क्या हमें प्रॉपर एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा क्या दीपक? नहीं सर। नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे कंक्लूजन देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स सारे हैं अवेलेबल, लेकिन आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं है उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करने का, तो आपका करेक्ट आउटपुट नहीं आ रहा है, जो ये फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था। सेकंड सिनेरियो क्या है? आपके पास इंस्ट्रक्शन सही है, सब कुछ आपने सारे इंस्ट्रक्शन सही फॉलो किए, बट इंग्रेडिएंट्स में कहीं कमी रह गई या आप मिस आउट कर गए, तो भी आपका करेक्ट आउटपुट या डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा। So what I'm trying to convert or discuss over here in terms of programming language is that just like similar to making a cup of tea, we require certain ingredients. कुछ सामग्री एक प्रोग्राम को लिखने के लिए भी चाहिए होती है, जैसे कि वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स. These are the fundamental components that we require based on which a program can be written or the instructions of a program can be written. अगेन हम फिर से नाम बोल रहे हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, जहां कॉमा, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे चीजों को मिला करके अगर हम सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंपाइलर एकदम डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा। बट अगर आपके पास
इंस्ट्रक्शंस गलत हैं, भले जितना भी एक्यूरेट आप कंपोनेंट्स ले आओ, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा. So we require a good combination, or rather the proper and exact combination of the total number of components that we require for writing this program, any XYZ program, और उस components या उन components को लेकर के उनके regarding क्या instructions चलेंगे, वो instructions अगर हम सही से दे दें तो हमको desired result अपना मिल जाएगा. समझ में आ गई बात? यस सर. ठीक है. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझो. आगे से अब से हम लोग जब अगर प्रोग्राम्स का हम क्वेश्चन देंगे या कभी भी आपको क्वेश्चन मिले, राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व दिस, आप उस क्वेश्चन में खोजो कि ये क्या क्या कंपोनेंट्स मांग रहा है. बिकॉज एक प्रोग्राम में जो कंपोनेंट्स चाहिए है या जितना कंपोनेंट्स चाहिए है, एग्जैक्टली उतना ही कंपोनेंट्स या वही सारे कंपोनेंट्स आपको दूसरे प्रोग्रामिंग में जरूरत नहीं होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा. ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिमांड जो है वेरी करता है. किसी में यूजर हो सकता है सिंगल इनपुट दे रहा होगा, किसी में यूजर बहुत सारे इनपुट्स दे रहे होंगे. सो दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली डिसाइडेड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. आपको जब क्वेश्चन मिले, सिट कामली, आप बैठ करके खोजो उसमें व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसके थ्रू हम बता सकें कि अच्छा इसमें ये सामग्री चाहिए. ट्रस्ट मी, अगर आपको इतना बात पता चल गया, हाफ ऑफ द प्रोग्राम इज डन. देन क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, what is the possible expected output that it is desiring for. वो रिक्वेस्ट कर रहा है क्या पाने के लिए इस प्रोग्राम से. तो आउटपुट में हमको क्या करना है, लेट्स से कि हमको एक रेक्टेंगुलर फील्ड का हमको एरिया कैलकुलेट करने बोल रहा है. सो आई नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला. रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इट्स लेट्स से लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर हम करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा इस रेक्टेंगुलर फील्ड का. इसका मतलब है हमको लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू पता होना चाहिए. तब आप इनपुट कराओगे वैल्यू ऑफ लेंथ और इनपुट कराओगे वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ. वंस यूजर दे देता है लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू, आप उसको फॉर्मूला में डालते हो, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और जो भी रिजल्ट आता है आप उसको प्रिंट कर दोगे. सो दिस इज हाउ यू परसीव द स्टेप्स और हाउ टू राइट अ प्रोग्राम. इज इट क्लियर? आसान लग रहा है? यस सर. हाँ सर. ठीक है. तो जब भी क्वेश्चन मिले पूरा विजुअलाइज कर लो यही दो चीज, कि क्या क्या वेरिएबल्स हमें चाहिए है इसमें, और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस वो डिमांड कर रहा है. इनपुट क्या मांग रहा है, प्रोसेस क्या करना है, और आउटपुट क्या चाहिए. अगर आप अपने प्रोग्राम को माइंड में इस तरह से विजुअलाइज कर लेते हो, ट्रस्ट में आपका प्रोग्राम कहीं नहीं जाने वाला, एकदम एग्जैक्ट सही मिलेगा. हाँ, वो बात अलग है कहीं गलती से ह्यूमन एरर हो सकता है, सेमीकोलन छूट गया हो, कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, दैट इज वन वन थिंग, वो तो वक्त के साथ रेक्टिफाई हो जाता है. बट इनिशियल डेज में आपको यही चीज समझना है कि इस प्रोग्राम को या इस क्वेश्चन को हम लोग डिकम्पोज छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांटे. एंड इनफैक्ट हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसी पे बेस्ड है, पीओपी, कि यू हैव टू डिवाइड द होल बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब सेगमेंट्स. आप जाइए किसी भी बुक में, इंटरनेट पे कोई आर्टिकल उठाइए जो हाँ पीओपी या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहा है, वो सीधे लिखिएगा टॉप डाउन अप्रोच. तो यही तो टॉप डाउन अप्रोच है, एक लार्जर प्रोग्राम को छोटे छोटे सब इंस्ट्रक्शंस में या सब कमांड्स में डिकम्पोज कर देना, और आप छोटे छोटे टुकड़ों को सॉल्व करते हुए जाइए, अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल कर के आएगा वो लार्जर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा होगा. सो दिस इज हाउ आई सजेस्ट कि स्टूडेंट्स को विजुअलाइज करना चाहिए. बिकॉज सी, आप अपने लाइफ में, अपने एजुकेशनल करियर में आप 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, 3-4 कहीं नहीं गए, आप आराम से पढ़ोगे. सब में क्या हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए हमको? नहीं. वंस यू गेट होल्ड ऑफ द लॉजिक्स ऑफ सी और सी प्लस, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सेम लॉजिक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द अदर सेवरल लैंग्वेजेस. जैसे अगर हम लोग अभी सी पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी, हम लोग जब इसको स्विच करेंगे 10 क्लास के बाद सी प्लस प्लस में, यू वोंट बिलीव कि मैंने सर आधा कोर्स तो आपने वहीं कंप्लीट कर दिया था सी प्लस प्लस का जब आप सी पढ़ा रहे थे. हमको बस उन्हीं प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करना है इनटू द टर्मिनोलॉजीज ऑफ सी प्लस प्लस.
यहाँ printf scanf यूज कर रहे होंगे इनपुट आउटपुट के लिए, वहां कुछ और चीज यूज कर रहे होंगे. Again, if you move to Java, logic will remain same. जो if else for loop while loop जो यूज कर रहे हैं C में C++ में Java में भी exactly वही चीज है. बट instead of printf and scanf वहां पे हमारे पास system.out.print या println कमांड रहेगा. सो आप सिर्फ फोकस करो लॉजिक की तरफ, लॉजिक बिल्डिंग की तरफ, कंप्यूटेशनल वैल्यूज की तरफ, इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या होगा उसकी तरफ. स्किप असाइड द थिंग्स कि यहाँ पे अच्छा कहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए कहाँ पे नहीं. इट विल डेफिनेटली कम वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग सफिशिएंटली. आप डेली बेसिस पे अगर प्रिपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आउटपुट आपको डिजायर्ड रिजल्ट देके ही रहेगा. सो कमिंग बैक टू दिस, 5 मिनट और लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है. और हम लोग आज का देखते हैं क्या चीज. एक टर्म हम जिसको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, दैट इज हम आज जो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे दैट आर वेरिएबल्स. बहुत सारे बुक्स में इनको आइडेंटिफायर भी बोला गया है. आइडेंटिफायर्स. देन वी हैव कांस्टेंट्स. अगेन कुछ बुक्स में इन्हें लिटरल्स का नाम दिया गया है. देन वी हैव कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स. ठीक है, ये बेसिक चीज के बारे में है. इनके साथ जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एक प्रोग्राम का हो सकता है दैट इज टर्म्ड एज tokens. Okay, so token क्या है? What is a token in any programming language? A token is the smallest individual या fundamental component which has got its own meaning. ठीक है ना. जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एक प्रोग्राम में आप लोग देखोगे उसको हम लोग टोकन्स बोलते हैं. अब स्मॉलेस्ट कंपोनेंट का मतलब ये नहीं कि सर ए लिख दिए या 1 डाल दिए कोई एक कैरेक्टर तो वो कौन सा टोकन बन जाएगा. नो. टोकन का मतलब है कि वो उस टर्मिनोलॉजी का कुछ प्रॉपर मीनिंग, उसका पहचान अस्तित्व होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, I'll simply give you one reference. I write int x semicolon and where x is equal to let's say 12. Okay. So what is x over here? X is a variable. What is int over here? Int is a data type. So we can simply define that line as x is a variable of integer type. मतलब क्या? x जो एक वेरिएबल है वो अपने अंदर एक वैल्यू जो स्टोर करके रखेगा वो इंटीजर टाइप का होगा. So there are so many different types of numbers that we can think about. It could be a binary number, it could be a decimal number, it could be a non-decimal number, it could be a very long number. So depending upon which type of number you want to, which type of value you want to take as input, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं. सो वेरिएबल जहां पे भी बात आएगा वहां पे उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ डेटा टाइप एक आना चाहिए. एवरी वेरिएबल मस्ट बी ऑफ सम डेटा टाइप. एक्स जैसे यहाँ पे इंट टाइप का है वैसे कोई और वेरिएबल भी होता वो भी इंट टाइप का हो सकता था या वो किसी दूसरे टाइप का भी हो सकता था. सो दीज कैन बी कंसिडर्ड एज दैट टोकन्स. ठीक है, ये हो गया. अगेन व्हेन वी स्टार्ट विथ डिस्कशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या है उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. एंड देयर आर सर्टेन रूल्स बेस्ड ऑन व्हिच वी शुड नेम अ वेरिएबल. आप जब प्रोग्राम लिखते हो यूजुअली यू विल सी कि सर मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. जैसे मैथ्स में लोग मानते थे ना, लेट द वैल्यू बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, एक्स वाई जेड नाम से डिनोट करते थे ताकि हम लोग उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें और अननोन क्वांटिटी जो है उसको डिस्क्राइब कर पाए. सिमिलर टू दैट वी ऑल्सो हैव द वेरिएबल्स जिनके बारे में कुछ रूल्स बताया गया है कि आप उसका नाम कैसे दोगे. क्या एक्स वाई जेड सिंगल वैल्यू वाला ही हो सकता है या हम लोग अपना नाम लिख सकते थे या दुनिया का कुछ और
नाम वहाँ पे यूज कर सकते थे एज अ वेरिएबल नेम। तो कुछ रूल्स है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट्स क्या है? द वैल्यूज दैट वी गिव टू अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 12, so 12 is the constant or the literal and that is not going to change in this program। जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो x का वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे वो 12 ही दिखाई देगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस वहां पे कुछ और स्कीम हम लगा दें, चाहे तो यूजर से इनपुट करा लें x का वैल्यू, या हम एक लूप चला दें जहां पे x का वैल्यू चेंज हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा, तो वो बात अलग है। बट फॉर द टाइम बीइंग जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो x इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू राइट नाउ, दैट इज 12। एक्सक्यूज मी, जस्ट होल्ड। ओके, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ 12 ओवर हियर इज अ कांस्टेंट, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप का डेटा टाइप सेलेक्ट कर रहे हो अपने वेरिएबल के लिए, उसी के अकॉर्डेंस पे वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब हमने लिख दिया x को कि वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और हम वहां पे x का वैल्यू 12.5 दे रहे हैं, तो वो दोनों चीज मिसमैच हो रहा है, रूल्स को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो वो एरर जनरेट करने लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को यही सब चीजों को समझना है, रूल्स। वंस यू गेट होल्ड ऑफ दीज रूल्स, आपको प्रोग्राम बनाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, इनके बारे में भी हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास, कुछ क्लास हम लोग स्पेंड करेंगे, बिकॉज फंडामेंटल यही है। ये एक बार जब बन गया आपका, आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, सी प्लस प्लस, जावा, वॉट एवर इट मे बी, उसमें ये रूल्स वैसे ही चलते हैं जैसा कि सी में बनाया गया है। ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर। सो आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट क्लास तक आप लोग अपना कंपाइलर के बारे में स्टडी करके उसको इंस्टॉल करके यूज करना सीख लो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इन सब चारों कॉन्सेप्ट को एक ही दिन में कंप्लीट कर पाए ताकि हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर पाए। इज इट क्लियर? यस। ओके, सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।